हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। और अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या जो आपने स्कीम्स चुनी है वो सही है या नहीं, तो हम है ना आपके लिए, आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अपने क्वेश्चंस, अपने पोर्टफोलियो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे लिखिए या फिर ईमेल कीजिए, ताकि इस शो में हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सके। तो तैयार हो जाइए। अगली स्लाइड में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी देखने वाले हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो money9query@tv9.com पर आप हमें रीच कर सकते हैं। साथ ही में आप यूट्यूब पर, जैसे मैंने कहा, ये 3 रास्ते हैं, यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे आपके पोर्टफोलियो को लेकर कोई समस्या हो रही हो या फिर आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, उससे जुड़े सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही में Money9 की प्राइम मेंबरशिप अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ज़रूर ले लीजिए। 3 ऑप्शन है आपके पास। और प्राइम मेंबर्स के लिए हम स्पेशल शोज लेकर के आते हैं। वेडनेसडे यानी आज के दिन स्टॉक मार्केट पर स्पेशल शो हम लेकर आते हैं। और थर्सडेज को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े हुए प्राइम मेंबर्स के सवालों को लेकर के हम आते हैं अपने Money9 पर, जिससे कि प्राइम मेंबर्स जो हैं स्पेसिफिकली उनके क्वेश्चंस का जवाब मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं कि मिड कैप स्पेस में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है, क्योंकि मिड कैप वो सेगमेंट है जहाँ पे इसे माना जाता है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसीलिए आपके निवेश को भी ग्रो कर सकता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पैसे को उन कंपनियों में निवेश करता है जो ना बहुत छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी, यानी लार्ज कैप में नहीं, स्मॉल कैप में नहीं, मिड कैप में। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल होता है और फ्यूचर में ये कंपनियां जो हैं बड़ी कंपनियां बनने की क्षमता रखती हैं और इस स्पेस में अभी अच्छा खासा एक्शन है। तो पिछले 5 साल में टॉप परफॉर्म करने वाले मिड कैप फंड्स की लिस्ट आपके सामने है और मैंने यहाँ पर आपको हालांकि 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न दिखाया है, लेकिन फोकस कीजिए 5 साल का जो इनका रिटर्न रहा है वो क्या शानदार रहा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड 31.1%, HDFC मिड कैप फंड 31%, इन्वेस्को का मिड कैप फंड 29.9%, कोटक मिड कैप फंड अगेन 29%, सुंदरम मिड कैप फंड में भी 27%। हालांकि अगर आप 1 ईयर का अगर रिटर्न देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी आपको लगेगा कि निराशा, लेकिन देखिए समय जो टाइम होराइजन है वो भी छोटा है, पर 3 साल और 5 साल में मिड कैप ने जो है अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इस रिटर्न को जब हम सिप के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि आप जानते हैं, मैंने 5 साल के रिटर्न को पिक किया है क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं इक्विटी से जुड़ा हुआ म्यूचुअल फंड पिक करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो इन्हीं फंड्स में जो आपको 27 to 31% का रिटर्न दे रहे हैं, जब 10,000 की सिप किसी ने 5 साल पहले शुरू की होती तो वो 10 लाख से ज़्यादा का फंड बना रहे होते। आप देखिए हर में हमने जो है वो वही डाला है कि 10,000 की सिप की है और एस्टिमेटेड वेल्थ जो है आपको 10 करोड़ 50 लाख से प्लस का ही नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट सभी ने जो है 4-4.5 लाख का फ़ायदा करवाया है, पर कंसिस्टेंसी रखी गई है कि 10,000 की सिप करते रहें, 6 लाख पूरा इन्वेस्ट किया है और 5 साल के बाद करीब 10,60,000 से ऊपर की फंड पर बैठे होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं ना कि पिछला रिटर्न देखकर आपको निवेश नहीं करना है। तो फिर क्या मिड कैप फंड्स, जहां सारे लोग कह रहे हैं कि अभी वैल्यूएशन महंगे होते जा रहे हैं, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, या ये जो बेस्ट फंड्स दिख रहे हैं अब क्या कुछ नए बेस्ट फंड्स जो हैं वो रन अप की तैयारी में हैं? तो मिड कैप फंड्स में कैसे बनाएं अपनी स्ट्रैटेजी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम टू द शो मुकेश जी। मिड कैप फंड्स काफ़ी एक्शन, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर भी चिंताएं हो रही हैं। आप इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको ये महंगे लग रहे हैं या आप अभी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ देख रहे हैं? प्रियंका, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। एंड अभी आपने दिखाया 5 साल में मिड कैप फंड्स ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, 25%, 30% का पर एनम कंपाउंड रिटर्न। और आपने एक बहुत अच्छा डेटा दिखाया कि अगर कोई इन्वेस्टर छोटा अमाउंट 10,000 रुपए मंथली सिप कर रहा था लास्ट 5 साल में, तो उसका कॉर्पस 10 लाख बन गया 5 साल में। और ये तब 5 साल है जब लास्ट 2 साल मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न दी नहीं है। तो कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा रहता है, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम हो।
अब जब हम मिड कैप की अगर बात करें तो जब मिड कैप की बात होती है तो लोगों के दिमाग में काफी कंफ्यूजन होता है कि मिड कैप बहुत छोटी कंपनीज हैं, मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे लगने लगता है कि रिस्क हाई होगा एंड पता नहीं कितना पैसा सेफ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी इन्वेस्टर्स को देना चाहूंगा, उन्हें समझाना चाहूंगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कैसे बटा हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और क्यों ये जो मिड कैप कैटेगरी है, मिडिल कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मेरे को लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट का जो बैकबोन है वो अपना मिड कैप कैटेगरी, और वहीं पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें दिख रही है। तो पहले अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो जो लार्ज कैप होते हैं वो टॉप 100 जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप होते हैं, और उसके बाद अगर साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें 100 हो गए लार्ज कैप, उसके बाद जो नेक्स्ट 150 है, स्टॉक नंबर 151 से 250, वो मिड कैप स्टॉक कहलाते हैं, और फिर स्टॉक नंबर 251 से 500 वो स्मॉल कैप कहलाते हैं। अब लोगों को लगेगा मिड कैप स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनी होती, बट ऐसा है नहीं। मिड कैप में जो 150 कंपनीज हैं उनका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी की वैल्यू बताती एवरेज है 70,000 करोड़। तो ये कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है, और एवरेज जो प्रॉफिट होती है इन कंपनी में 2,000 करोड़ है। तो ये कोई छोटी कंपनीज नहीं है, बड़ी अच्छी खासी वेल इस्टेब्लिश कंपनी होती है। अब मिड कैप में होता ये है, थोड़ा सा एडवांटेज ये मिलता है ओवर द लार्ज कैप, क्योंकि जनरली जो लार्ज कैप हम देखते हैं प्रियंका, लार्ज कैप में आपके मेच्योर कंपनीज होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें काफी ज्यादा कैपिटल लगती है और काफी सालों से अपने आप को प्रूवन है, जैसे रिलायंस मान लीजिए, बैंकिंग मान लीजिए, कमोडिटीज, एफएमसीजी, एचयूएल, जो अपने आप को स्टैब्लिश हो चुकी, साइज बड़ा हो गया, उनमें ग्रोथ आना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। मिड कैप में अच्छी बात है 150 में से कई 25 से लगभग 30 कंपनियां ऐसे जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, और इस इंडेक्स में कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हैं, टेक इनोवेशन जहां काफी काम हो रहा है, डिफेंस की कंपनीज है, स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज हैं, आपकी जो कंपनीज बेनिफिट हो रही हैं गवर्नमेंट कैपेक्स और पीएलआई से, वो सारी कंपनीज है। तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, और मिड कैप में मेरे को लगता है कि लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ आती है। अब आपने एक इंपॉर्टेंट बात आपने बताया, वैल्यूएशन की बात बताई कि भाई मिड कैप अभी आपने दिखाया 30% सालाना चढ़ गए 5 साल में, तो काफी महंगा हो गया होगा। और जनरली वैल्यूएशन के लिए इन्वेस्टर एक रेशियो देखते हैं, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, जो आप कंपनी का प्राइस होते हो उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हो। ज्यादा पी रेशियो होता है तो महंगा होता है, और कम होता है तो सस्ता होता है। इस समय जो पी रेशियो निफ्टी अपना जो मिड कैप इंडेक्स है जो चल रहा है लगभग 30 चल रहा है। अब कोई भी 30 सुनेगा तो वो महंगा लगेगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो 20-21 पे ट्रेड कर रहा है, 30 महंगा लगेगा। बट इसमें दो बातें हैं प्रियंका, सिर्फ पी देखने से नहीं चलता, आपको अर्निंग्स भी देखनी पड़ती कि वो अंडरलाइंग अर्निंग ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है। मैं आपको अर्निंग बताऊं, मिड कैप में लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा अर्निंग आई है, 20% की अर्निंग ग्रोथ आई है, और जहां पे हम लार्ज कैप की बात करें वहां अर्निंग ग्रोथ लगभग 10 है। 5 साल में अगर हम देखें तो अर्निंग ग्रोथ मिड कैप कंपनीज में 150% की है। तो जो आपने रिटर्न का ग्रोथ दिखाया, ऐसा नहीं कि बबल बन गया है, ये अर्निंग द्वारा सपोर्टेड है। तो मेरे को नहीं लगता है कि मिड कैप बहुत ज्यादा महंगा है या बबल है, मेरे को लगता है कि फेयरली वैल्यूड है, कंसिडरिंग की अर्निंग बहुत ज्यादा है। ओके, सो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी निवेशक के पास पहले से लार्ज कैप फंड है और स्मॉल कैप भी है, और आपको लगता है फिर उसे अपनी पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए, और इसकी हिस्सेदारी कितने रखें? मतलब अगर हम पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हिस्सा मिड कैप फंड की तरफ डेडिकेट करना चाहिए? एक मिड कैप फंड एक पोर्टफोलियो में सही है? क्योंकि कई ऐसे भी मुकेश सर स्कीम्स हैं जिसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों हैं। सो एक इंडिपेंडेंट मिड कैप, या फिर एक लार्ज एंड मिड कैप, और किसी के पास ऑलरेडी अगर लार्ज कैप है और स्मॉल कैप है तो एक मिड कैप, क्या उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? देखिए प्रियंका, अगर इंडिया में हम फंड्स की बात करें तो सेबी ने जो डेफिनेशन बनाई है ना लार्ज कैप की, मिड की, स्मॉल की, वो बहुत हार्ड डेफिनेशन नहीं है। जैसे एक मिड कैप फंड होता है, उसकी डेफिनेशन ये बनाई है कि 65% पैसा वो मिड कैप कैटेगरी में डालेगा, मिड कैप स्टॉक में डालेगा, 35% पैसा वो कहीं भी डाल सकता है, लार्ज में डाल सकता है या स्मॉल कैप में भी डाल सकता है। वैसे स्मॉल कैप का डेफिनेशन ये होती है कि उसे
स्मॉल कैप में 65% डालना होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और 35% कहीं भी वो डाल सकता है। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन्स की वजह से ओवरलैप हो जाता है, तो नेट पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, क्या एलोकेशन हो जाना चाहिए। देखिए, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर डिसाइड करेगा उसे इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, कमोडिटीज में कितना रखना है, बेस्ड ऑन हिज गोल्स, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। बट अगर मैं प्योर इक्विटी की बात करूं, एज्यूमिंग कि आपके पास 5 से 10 साल का टाइम होराइजन है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरे को लगता है कि अगर 100 रुपए आपके पास है, 100 में से 50 रुपए आप लार्ज कैप में डालिए। लार्ज कैप में डालिए क्योंकि वहां स्टेबिलिटी रहती है। मार्केट कई बार वोलेटाइल होता है, तो वो सेफ रखेगा आपको। बाकी 50 रुपए आपका मिड और स्मॉल में होना चाहिए, और उसमें भी 25 रुपए आप मिड कैप में डालें, 25 रुपए स्मॉल कैप में डालें। तो 25 आपका लगभग 100 में से 50% हम हाई ग्रोथ में कर रहे हैं, जहां मेरे को लगता है रिटर्न हाई आएगा। क्योंकि लार्ज कैप में मेरे को लगता है आने वाले टाइम में 10-12%, 11-12-13 आएंगे रिटर्न। मिड कैप स्मॉल कैप से हमें लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, बट हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न फ्री है। रिटर्न कुछ भी फ्री नहीं होता। जो चीज तेजी से चढ़ती है, वो जब मार्केट गिरती है तो ज्यादा गिरती भी है। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है प्रियंका, कि लार्ज मिड स्मॉल में बैलेंस रखें। आधा पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी में होना चाहिए, लार्ज में होना चाहिए, 25 मिड में और 25 स्मॉल कैप। ओके, तो अभी भी आप ज्यादा पोर्शन लार्ज कैप को ही दे रहे हैं फॉर द स्टेबिलिटी, और आप मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर डिवाइड करेंगे। डाउनसाइड रिस्क क्या हो सकता है? और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मुकेश की, हम कैसे सिलेक्ट करें? क्योंकि आपके जैसे एक्सपर्ट कहते हैं हमेशा जो पिछला हीरो है उसे देख करके नहीं कीजिए। तो मैं चाहे 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स दिखा रही हूँ, पर क्या अब इनमें हम ऐसी ही तेजी और देखेंगे, ये प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है। तो मैं जब एक मिड कैप सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं कैसे करूँ, और डाउनसाइड रिस्क क्या हो सकते हैं, ये दोनों बता दीजिए। देखिए, डाउनसाइड रिस्क की बात करें, अगर आप कोई इन्वेस्टर इंडिविजुअल स्टॉक में डाल रहा होता है पैसा, मिड कैप स्मॉल कैप में डाल रहा होता है, तो डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्टॉक कई बार 100 रुपए का 70-80% भी गिर सकता है, लॉसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। बट जब आप कोई फंड ले रहे हो मिड कैप का, स्मॉल कैप का, तो उसमें ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं, उसमें 70-80 स्टॉक्स होते हैं, और फंड मैनेजर उसमें एक्टिवली चर्न कर रहा होता है। जो खराब परफॉर्म कर रही है वो कंपनीज वो निकालता रहता है, अच्छी कंपनी में वेटेज बढ़ाता रहता है। अब डाउन साइड में हो सकता है गिरे, अगर निफ्टी मान के चलिए डाउन साइड में गिरेगा 20-30%, तो हो सकता है 40-50% गिरे, है ना। वर्स्ट केस में मार्केट बहुत ज्यादा बेयर रन आ गया, गिरेगा। बट ये जब मार्केट गिरती है मिड कैप की, स्मॉल कैप की या इक्विटी की, ये टेम्पररी होती है, और ये टेम्पररी तब तक है जब तक आप बेचे नहीं। अगर आप होल्ड करके रखें तो मार्केट हमेशा बाउंस बैक कर जाती है, और बाउंस बैक करती है तो फंड्स भी बाउंस बैक कर जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ध्यान ये रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करें। 7 से 10 साल का आपका पैसा है, तो मिड कैप स्मॉल कैप आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो होना चाहिए। और जब मार्केट गिर रही है तो पैनिक ना करें, क्योंकि कई बार वो इन्वेस्टर पैनिक करके बेच देता है, और वो जो नोशनल लॉस है वो रियल लॉस बन जाता है। तो मेरे को लगता है कि वोलेटिलिटी होगी, बट परमानेंट डाउनसाइड नहीं है। एक दूसरा सवाल आपने पूछा कि इसमें फंड्स कैसे सेलेक्ट करें, एंड क्योंकि फंड सिलेक्शन भी बड़ा मुश्किल होता है, कंसिस्टेंसी नहीं है फंड मैनेजर्स में। जो अच्छा कर रहे हैं 2-3 साल, फिर वो डाउन टर्न हो जाते हैं। तो इसमें करना क्या है कि इन्वेस्टर्स को वो फंड उठाएं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, लंबा है, फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से। एंड मेरे को लगता है कि वो आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी आप देखिए, अच्छे फंड मैनेजर्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देखिए। और मिड कैप के लिए एक फंड होने से चलेगा, और स्मॉल कैप के लिए एक फंड होने से आपका काम चलेगा। बहुत ज्यादा आपको फंड्स की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स ले लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि भाई आपका जो टाइम फ्रेम है वो 7 to 10 ईयर्स होना चाहिए। वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में ये बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या आपका रिस्क एपेटाइट वैसा है उसका ख्याल रखें। और बिटवीन मिड कैप एंड स्मॉल कैप 50-50% डिविजन ऑफ योर मनी, और एक स्कीम काफ़ी है, एक स्कीम नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर एक पैसिव फंड भी आप इसको जगह दे सकते हैं। मुकेश सर, ये बातचीत तो हो गई, अब पोर्टफोलियोज की लंबी लाइन लग गई है, सो लेट्स हेड फॉर द पोर्टफोलियोज। और सबसे पहले
अदिति अंबेकर जी का मैं पोर्टफोलियो लेकर आई हूँ। अदिति जी ने मुझे मेल पर अपना क्वेश्चन भेजा था और इन्होंने बताया है इनके जो फंड्स हैं उसमें हमें सबसे पहले मिड कैप ही नज़र आ रहा है और वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जिसमें 3000 की सिप कर रही हैं अदिति। निपॉन का मल्टी कैप फंड है, इसमें 1000 की सिप कर रही हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3000 की सिप चल रही है। HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में हाइब्रिड फंड की सिलेक्शन है, 1000 यहाँ पर। बंधन के स्मॉल कैप फंड में 3000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5000, मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 1000, HDFC के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में 2000। क्या पोर्टफोलियो ठीक है? जो डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने सेलेक्ट किया है वो ठीक है? कुल मिलाकर 8 स्कीम्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि अभी हमें मुकेश बोल भी रहे थे कि एक एक स्कीम काफ़ी होती हैं, तो एक एक स्कीम ही है। पर इसके साथ जो टोटल अमाउंट 19,000 की बन रही है, 19,000 के लिए क्या 8 स्कीम सही हैं? प्लस इसमें मैं एक रिटायरमेंट सेविंग फंड भी देख रही हूँ, बैफ भी है, इंडेक्स फंड भी 2 इन्होंने लिए हुए हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ये पूरा जो अदिति जी का पोर्टफोलियो आपने रिव्यू किया मुकेश? हाँ, मैंने प्रियंका अदिति जी का पोर्टफोलियो रिव्यू किया एंड एक चीज आपने बोली कि काफी इन्होंने ज्यादा फंड्स लिए हुए हैं। इतने फंड्स की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टर को ज्यादा फंड इसलिए भी नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ता है, मैनेजमेंट दिक्कत होती है और ज्यादातर फंड्स में ओवरलैप होता है। अगर आप फंड उठा भी रहे हैं तो थोड़े से डिफरेंट अलग फंड उठाइए। तो इन्होंने जो 8 फंड ले रखे हैं, मेरे को लगता है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्कीम्स डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करें, मोतीलाल मिड कैप फंड है। बीच में मोतीलाल अंडर परफॉर्म कर रहा था, फिर से बाउंस बैक करने लगा है, तो मोतीलाल मिड कैप हम कंटिन्यू करेंगे। निपॉन का जो मल्टी कैप फंड है वो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप होता है एंड बाकी 25% फंड मैनेजर कहीं भी डाल सकता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं बट दैट इज फाइन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे वॉच लिस्ट में। इन्होंने एचडीएफसी का बैप ले रखा है, बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है, इसमें लगभग 70% लार्ज कैप है, 30% डेट है। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो मेरे को लगता नहीं कि आपको बैप की जरूरत है। डेट में उसका इतना कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म होता, 3 से 5 साल होता तो हम फिर भी रखते। तो इसमें हम सिर्फ बंद कर सकते हैं। बंधन का स्मॉल कैप फंड है जो एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है। इसके अलावा इनके पास एक यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। यूटीआई निफ्टी 50 काफी नैरो इंडेक्स हो जाता है, सिर्फ उसमें टॉप 50 स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। पहले हम ये रिकमेंड करते थे जब बहुत ज्यादा इंडेक्स फंड्स नहीं होते थे, अब हमारे पास ज्यादा वेराइटी है। तो मैं इसमें सिर्फ स्टॉप करके डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रिकमेंड करना चाहूंगा। मल्टी एसेट एलोकेशन में क्या होता है कि आपके पास और भी इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो जाती हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फंड मैनेजर को 3 एसेट क्लास उठाने पड़ते हैं, मिनिमम 10% होना पड़ता है। ज्यादातर ये लार्ज कैप हैवी होते हैं बट इसमें एडवांटेज ये होता है कि गोल्ड सिल्वर का भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है और फंड अच्छा कर रहा है काफी। मोमेंटम इनके पास है, मोमेंटम मेरे को लगता नहीं जरूरत है, काफी एग्रेसिव फंड है, थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है, तो ये मोमेंटम को हम बंद कर सकते हैं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड ले रखा है, मेरे को नहीं लगता इसकी भी कोई जरूरत है, इसे भी हम बंद कर सकते हैं। जो रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स होते हैं वो जनरली नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे होती हैं बट इनमें लॉक इन होता है। लॉक इन होता है या तो आप 5 साल आपका मिनिमम लॉक इन है, या अगर आप रिटायर कर गए हैं तब तक के लिए लॉक इन है, जो भी शॉर्ट है 5 साल या रिटायरमेंट ईयर्स में। तो मेरे को नहीं लगता उसका कोई एडवांटेज है। तो मैं नंबर ऑफ स्कीम्स प्रियंका रिड्यूस कर रहा हूं इनके लिए। हम 5 ही ले रहे हैं, एक मोतीलाल का मिड कैप, एक बंधन स्मॉल कैप, एक निपॉन मल्टी कैप और पराग परिक फ्लेक्सी कैप। ये 4 इनके पास कंटिन्यू हो रहे हैं और यूटीआई निफ्टी 50 की जगह मैंने डीएसपी का मल्टी एसेट फंड लिया है। तो 8 से मैंने 5 किए हैं, स्कीम्स रिड्यूस की हैं, थोड़ा सा मैंने गोल्ड सिल्वर का भी ऐड किया है। तो ये मैंने इनके लिए किया है। ओके, सो मुकेश जी, जब आपने ये चेंज किया 8 से 5 किया तो 4,000 रुपए बच रहे हैं जो ये कर रही हैं, तो वो 4,000 रुपए को अदिति को क्या करना चाहिए? अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही डाल दें? क्योंकि जो आपने एग्जिस्टिंग फंड में बराबर कर दें, सारा पैसा बराबर कर दें, 5 फंड में 20-20%, मेरे को लगता है सही है।
ठीक है आदित्य जी, 8 स्कीम्स ना 19,000 के लिए ज्यादा है, तो 5 स्कीम्स हैं। मिड कैप आप कंटिन्यू कीजिए, अपने मल्टी कैप निपॉन में कंटिन्यू करेंगे, पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कीजिए, बंधन के स्मॉल कैप में कंटिन्यू कीजिए। ये हो गए 4। और 5वां जो है मुकेश जी की सलाह है कि आप डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लीजिए। जो यूटीआई वाला पैसा है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वाला 5,000, वो इस तरफ डाइवर्ट कर सकती हैं। इसमें आपको गोल्ड और सिल्वर जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है उसका भी फायदा मिलेगा मैथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नीरज उपाध्याय का। सो नीरज जी जो हैं वो सूरत से हैं, एंड आई होप वो देख रहे हो शो, क्योंकि कल उन्होंने हमें यूट्यूब पर ये क्वेश्चन भेजा था और हम समय की कमी की वजह से नहीं ले पाए थे। आई होप नीरज आप देख रहे हो। सो नीरज जो है वो 10,000 की सिप कर रहे हैं और अभी ये इसको बढ़ा करके 5 से 7,000 रुपये जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी सिप को। तो जो एग्जिस्टिंग सिप्स हैं वो चल रही हैं नीरज जी की बंधन के स्मॉल कैप में 2500, निपॉन के मल्टी कैप में भी 2500, मोतीलाल ओसवाल के मिड एंड लार्ज कैप में 1500, ईडलवाइज के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में 1000 और एबीएसओ के पीएसयू इक्विटी फंड में 700, पराग पारे के फ्लेक्सी कैप फंड में 2000। और क्या कोई इंटरनेशनल फंड लेना चाहिए? 15 इयर्स का टाइम हराइजन है, तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आजकल है कि क्या मुझे इंटरनेशनल फंड लेना चाहिए। और नीरज भी यही पूछ रहे हैं कि जो 5 और 7,000 और ये ऐड करना चाहते हैं, क्या इंटरनेशनल फंड ले। पर इंटरनेशनल फंड पर पहुंचे उससे पहले इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय? बिल्कुल प्रियंका, पहले नीरज जी का पोर्टफोलियो देखते हैं और फिर मैं इंटरनेशनल फंड्स की भी आपको कहानी समझाता हूँ। तो इनके अगर फंड्स में देखूं तो इन्होंने अच्छे फंड्स लिए हैं काफी। एंड एक इन्होंने स्मॉल कैप के लिए बंधन का स्मॉल कैप लिया है, एक निपॉन मल्टी कैप लिया है जिसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों 25-25% होते हैं, एक मोतीलाल का मिड एंड लार्ज कैप लिया है, एक एडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर लिया है जो डायनेमिक फंड है गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में, एक पराग परी का फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है और एक आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड लिया हुआ है। एंड ये पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल फंड करें कि नहीं करें। जो आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड है वो थीम बेस्ड फंड है एंड वो सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स में डालता है। मेरे को लगता है जनरली थीम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहती कई बार। अगर आपके नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में पीएसयू स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो वो अपने आप उठा लेगा। सो फॉर एग्जांपल आपके पास मोतीलाल का लार्ज या मिड कैप है, कल को उसे पीएसयू स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में अपने आप ऐड कर लेगा। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा फंड लो जब पीएसयू स्टॉक्स महंगे हो गए तब भी आप होल्ड करके रखो, क्योंकि थीम्स में जनरली आपको टाइमिंग राइट 2 बार करनी पड़ती है, एक बार खरीदते वक्त एक बार बेचते वक्त। बहुत जरूरी है जब जो थीम पीक पे उसे हम बेचें, क्योंकि नीचे आती है तो फिर बड़े प्रॉब्लम हो जाता है रिकवरी में। तो मैं आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड की सिप जो है इनकी बंद करना चाहूंगा, फंड बंद करना चाहूंगा और इसकी जगह फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड लेना चाहूंगा। वहां पे ये सिप कर सकते हैं। तो जो इनके पोर्टफोलियो में मैं स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ एक ही चेंज कर रहा हूँ, पीएसयू की जगह इंटरनेशनल फंड ऐड कर रहा हूँ। एंड जो बंधन का स्मॉल कैप है, निपॉन मल्टी कैप, मोतीलाल मिड एंड लार्ज, एडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर, वो और पराग परी का फ्लेक्सी कैप हम कंटिन्यू करेंगे। पराग परी का फ्लेक्सी कैप 1 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। राजीव ठक्कर जी जो हैं काफी अच्छे फंड मैनेजर है, काफी अच्छी उनकी कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी उन्होंने आईटी में कॉन्ट्रा बेट लिया है, लगभग 21% उन्होंने आईटी स्टॉक्स में डाला। उन्हें लग रहा है आईटी जो है ओवरसोल्ड है और हम देखें अगर आईटी काफी बाउंस बैक भी कर रहा है, लास्ट 1 मंथ में आईटी ने 14% रिटर्न दिया है। तो मेरा इन्वेस्टर से रिकमेंडेशन ये होगा इतनी जल्दी पराग परी को बेचे नहीं, 1 साल और वेट कर रहे हैं। अगर 1 साल भी नहीं चलता, 2 साल जनरली जब नहीं चलता तो हम बोलते हैं कि आप एग्जिट कर सकते हैं। मेरे को लगता है राजीव ठक्कर जी को 1 साल और देना चाहिए। ओके, तो सो ये आईटी थोड़ी में सी एक्सपोजर बढ़ा है, राइट? यस पराग यस, पारिक का। ओके ओके। काफी फंड मैनेजर्स आईटी में बुलिश हो गए, इन्वेस्टर्स काफी वरीड थे आईटी को लेके, बट ओवरसोल्ड हो गया आईटी। पर आई गेस दैट इज वाई कि हम अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को भी थोड़ा सा देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए। इनका एक्सपोजर भी आईटी में अच्छा खासा है। करेक्ट, बिल्कुल आईटी मिड कैप कंपनीज में है एंड अच्छा परफॉर्मेंस है। ओके, सो आईटी पर एक कॉन्ट्रा बेट हम देख रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जो है उनके फंड मैनेजर ले रहे हैं। और इसी तरह जब है अब आईटी कई लोगों को वहां पर पोटेंशियल नजर आ रही है और वहां टर्न अराउंड भी आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन प्रिया जी का मैं पिक कर रही हूँ। इससे पहले प्रियंका, नीरज जी ने इंटरनेशनल फंड की हाँ बात हाँ, करी थी। मुझे तो लगा आपने एक इंटरनेशनल, फ्रैंकलिन का जो ऐड किया वो इंटरनेशनल फंड नहीं था। वो इंटरनेशनल फंड है, बट थोड़ा सा मैं बाकी इन्वेस्टर्स को भी बता दूं इंटरनेशनल फंड्स में क्या हो रहा है, क्योंकि काफी इस समय न्यूज में है, काफी
लोगों को फोमो हो रखा है। जनरली हो ये रखा है कि लास्ट 2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, और यूएस के जो ग्लोबल फंड्स हैं, इवन इमर्जिंग मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो लोगों को लगता है कि वहां हमें करना चाहिए। देखिए, जनरली फिलॉसफी ये होता है कि इन्वेस्टर्स को पैसा ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ज्योग्राफी में आप डिफरेंट ज्योग्राफी में डालें, डिफरेंट करेंसी में डालें, क्योंकि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो आप थोड़े से हेज्ड हो जाते हो। और काफी इनोवेशन का काम इंडिया के बाहर भी हो रहा है, जैसे यूएस का टेक इनोवेशन बहुत काफी बढ़िया चल रहा है। एआई का टेक इनोवेशन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मेडिकल में काफी वहां काम हो रहा है। तो ग्लोबली मेरे को लगता है कि 20-25% पैसा इंडिया के बाहर होना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली प्रियंका, ये हो क्या रहा है कि इंडिया में इस समय म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं जो बाहर करते हैं। पहले हमारे पास फंड्स होते थे, नैस्डैक का, यूएस का नैस्डैक, S&P 500 यूएस का, इमर्जिंग मार्केट, जहां पे अवेलेबल था हमारे पास, इंडियन इन्वेस्टर्स डाल सकते थे। बट आरबीआई अब लिमिट नहीं बढ़ा रही है फंड हाउसेस के लिए कि वो बाहर इन्वेस्ट करें, तो मोस्ट ऑफ द फंड्स ने पैसा लेना बंद कर दिया है। तो इन्वेस्टर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो अभी थोड़े बहुत फंड खुले हैं, फ्रैंकलिन यूएस, वहां थोड़ा सा हम कर रहे हैं, बट एक बार जब वो फ्यूचर में खुले तो डेफिनेटली इंटरनेशनल करना चाहिए। और ऑफकोर्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पोर्टफोलियो बड़ा है, वो रेमिटेंस करके एलआरएस के थ्रू भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट फिलॉसफी ये है, इंटरनेशनल होना चाहिए। लास्ट 2 साल में इंटरनेशनल अच्छा किया है, इंडिया इतना अच्छा नहीं किया है। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में इंडिया शायद नियर टर्म में ज्यादा अच्छा करे। तो अभी जो ग्लोबल कर रहे हैं वो डिसअपॉइंट ना हो अगर ग्लोबल ना चले, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्लोबल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी यूएस चलेगा, कभी चाइना चलेगा, कभी इंडिया चलेगा, कभी कॉमोडिटीज चलेगी, तो एक हेज और बैलेंस बना रहता है। ओके, तो देखिए अभी आई थिंक सर अभी तो सारे ने ही बंद कर दिया है, इंटरनेशनल यस, म्यूचुअल फंड जितने हैं, सब ने ही बंद कर दिया है, क्योंकि सभी की मिला जुला करके वो $7 बिलियन की जो लिमिट है वो यस। क्रॉस कर चुके हैं। तो अब ऑप्शन बचता है कि आप गिफ्ट सिटी के जरिए करें, पर वहाँ पर टिकट साइज बहुत बड़ा है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी आपको जो है अपने म्यूचुअल फंड से तो नहीं मिल रहा होगा। और ठीक है, इंडिया पर ही फोकस रखिए वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैंने कहा था प्रिया का, मैं पिक कर रही हूँ यूट्यूब से, और प्रिया जी कह रही हैं कि दो सिप इनकी चल रही है सर। एक है स्मॉल कैप, नहीं दोनों ही स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप 3300 और टाटा का स्मॉल कैप 3400। 6 साल से इन्वेस्टेड हूँ और आगे 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करती हैं। तो दो स्कीम 7,000 रुपए डिवाइड किया है निप्पॉन और टाटा के स्मॉल कैप के बीच में। 20 साल का नजरिया, खुद भी लिख रही हैं कि मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, तो क्या दो स्मॉल कैप ठीक है? देखिए प्रियंका, हर इन्वेस्टर प्रोफाइल अलग होती है, और यही इन्वेस्टमेंट की बढ़िया बात है कि कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं होता जो सबके लिए सूटेबल होता है। और शायद तभी हम बैठे हैं एडवाइस करने के लिए, शो आपके लिए बने, क्योंकि हर इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे प्रिया ने बोला है 20 साल के लिए पैसा है, वो एग्रेसिव है, तो उन्होंने कुछ लार्ज कंसिडर नहीं किया, मिड नहीं किया, दो स्मॉल कैप ही किए हैं। मेरा प्रिया जी से रिकमेंडेशन होगी, स्मॉल कैप आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा, बट आप मिड कैप को भी कंसिडर करें, क्योंकि जैसे मैंने शो के बिगनिंग में बताया, मिड कैप में हाई ग्रोथ अर्निंग कंपनीज हैं, अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ हो रही है और रिटर्न भी अच्छा देती हैं। तो दो स्मॉल कैप की जगह आप एक मिड कैप, एक स्मॉल लीजिए। निपॉन स्मॉल कैप एक अच्छा कंसिस्टेंट फंड है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। टाटा का स्मॉल कैप काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप उसका अगर 1 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर, कुछ भी आप पीरियड देखेंगे तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिड कैप फंड कर लीजिए, एंड टाटा स्मॉल कैप की जगह आप इन्वेस्को का मिड कैप फंड कर लीजिए, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाता है नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो मिड कैप हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा और स्टेबिलिटी चाहती हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लार्ज भी हो, मिड भी हो, तो आप आईसीआईसी का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, आपको वोलेटिलिटी कंफर्टेबल है, आप बहुत एग्रेसिव करना चाहते हो, तो टाटा स्मॉल कैप की जगह आप इन्वेस्को का मिड कैप करें। बट अगर आपको लगता नहीं मेरे को अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाना है, तो फिर आप आईसीआईसी लार्ज एंड मिड करें। ओके, लेकिन डेफिनेटली टू स्मॉल कैप की जगह एक मिड कैप या एक लार्ज एंड मिड कैप जो है अच्छा एडिशन हो सकता है प्रिया आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक।
तो 7,000 नहीं 6,700 की इन्वेस्टमेंट है, दोनों स्मॉल कैप है और हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि आप एक स्मॉल कैप गुड टू गो, लेकिन उसके साथ एक मिड कैप को ऐड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो पिक कर रही हूँ मैं, जो अपने ब्रदर के लिए पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन अमित जी ने अपने भाई के लिए पूछा है और उनके भाई की उम्र है 25। तो ये अपने चाहते हैं कि इनका भाई जो है वो 3,000 रुपये की सिप शुरू करे, और वो पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें अभी 3,000 की सिप शुरू करनी है फॉर लॉन्ग टर्म, 25 साल का ये नज़रिया है, 25 साल उनकी उम्र है उनके भाई की, तो किस तरह की सिप में पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 3,000 रुपये का? देखिए प्रियंका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। 25 साल का टाइम होराइजन है, 3,000 की ये सिप करना चाह रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं इनको जो फंड्स रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप 3 फंड अगर लेना चाहते हैं, तो एक तो कोटक का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। उसमें 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल कैप आपका बढ़िया से कवर हो जाता है। एक मैं डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये कितने एग्रेसिव है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा भी रिस्क लें। एंड मल्टी एसेट में एडवांटेज ये होता है, थोड़ा गोल्ड सिल्वर, थोड़ा डेट, एंड ज्यादातर उसमें इक्विटी होता है। और जो एक तीसरा फंड मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, आईसीसी का लार्ज एंड मिड कैप। एंड आईसीसी के फंड मैनेजर अच्छे हैं, एंड उसमें लार्ज मिड और वो थोड़ा स्मॉल भी ऐड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप 3 फंड के थ्रू करेंगे तो मेरे को लगता है स्टेबिलिटी रहेगी एंड बेटर कर पाएंगे। ओके, सो मल्टी एसेट, एक आईसीआईसीआई का आपने लार्ज और मिड कैप का, और तीसरा आपने क्या बोला? डीएसपी मल्टी एसेट है। ओके, सो मल्टी एसेट आप ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, तो 3,000 को 1,000 में ब्रेक करें, या अभी तीनों में से एक ही स्कीम चुने और एक ही से शुरू नहीं, करें? तीनों में 1,000 कर लें। ओके, ठीक है। चलिए अमित जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके ब्रदर आपकी बात सुनते हों, जितने प्यार से आप उनके लिए सवाल पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हैदर का लेकर के आते हैं बेंगलुरु से। हैदर जी, हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद आप बिजी हैं अभी। इनकी सिप है एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 20,000, आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में 20,000, निपॉन के मल्टी कैप फंड में भी 20,000, कोटक का मिड कैप फंड यहाँ पर 10,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 20,000, टाटा गोल्ड ईटीएफ में 15,000। पूछ रहे हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप वो दोनों रखना एक साथ सही है, और या फिर आप उन्हें कहेंगे कि निपॉन के मल्टी कैप को वो डीएसपी के टाइगर फंड में जो है शिफ्ट करें। 2035 यानी अगले जो है अराउंड 9 ईयर्स तक जो है इनका निवेश करने का भी इरादा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट है, निपॉन का मल्टी कैप है, कोटक का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप और टाटा गोल्ड का ईटीएफ है। तो फ्लेक्सी कैप बेसिकली इनके पास है एचडीएफसी का, और मल्टी कैप है निपॉन का। सो उनको लग रहा है कि क्या ये दोनों सही रहेंगे, एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, या फिर मल्टी कैप का पैसा डीएसपी के टाइगर फंड में डालें? मुकेश जी। देखिए प्रियंका, हैदर जी का पोर्टफोलियो इंटरेस्टिंग है और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज होते हैं, जो नाम होते हैं, काफी कई बार ओवरलैपिंग लगते हैं, सिमिलर से लगते हैं, और हमें डिफरेंस समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है। एंड जैसे एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, एक फ्लेक्सी कैप है, इनफैक्ट 3 कैटेगरीज है जहां पे काफी कंफ्यूजन बना रहता है। एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, और एक मल्टी एसेट फंड है। तो तीनों नाम बहुत सिमिलर लगते हैं, ऐसा लगता है मल्टी है, फ्लेक्सी है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। बट सेबी ने इनकी डेफिनेशंस बनाई हुई, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों कैटेगरी बहुत अलग है, तीनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है, और तीनों की रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी अलग है। तो मैं समझाना चाहता हूं कि इनमें होता क्या है। जो फ्लेक्सी कैप है उसमें सेबी की डेफिनेशन है कि फंड मैनेजर पैसा कहीं भी डाल सकता है, उसको जितना डालना है लार्ज में डालो, जितना मिड में डालना है, जितना स्मॉल कैप में डालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टेक्निकली फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि हम चाहते हैं भाई फंड मैनेजर तुम ही डिसाइड करो, मेरे को डिसाइड मत करने दो। अगर तुम्हें स्मॉल कैप ज्यादा लग रहा है तो तुम स्मॉल कैप करो, जो अच्छा लग रहा है मेरे बिहाफ में डिसीजन लो। बड़ा प्रॉब्लम ये हुई है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में प्रियंका, कि इनके एयूम बहुत बड़े हो गए। एक एक फ्लेक्सी कैप का एयूम 1 लाख करोड़ हो गया, बहुत बड़ा एयूम हो गया। और जब एयूम बड़ा हो जाता है तो वो छोटी कंपनीज में पैसा डाल ही नहीं पाते, क्योंकि 1 लाख करोड़ में से आप ऐसे देखिए ना, किसी कंपनी में आप 10-10% भी डालें,
या 5% भी डाले, 5,000 करोड़ में डालेंगे तो पता नहीं स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप कहां चढ़ जाएगा। तो इसके वजह से कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, इनको ज्यादातर पोर्टफोलियो इनको लार्ज कैप में रखना पड़ता है। तो आप ज्यादातर जो पर्टिकुलर बड़े बड़े नाम हैं, आप फ्लेक्सी कैप का उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो देखेंगे, रियलाइज करेंगे 70% ऑलमोस्ट लार्ज कैप में होता है और 30% मिड स्मॉल में होता है। तो नाम के वो फ्लेक्सी कैप हैं, ज्यादातर उनका पैसा लार्ज कैप हेवी में होता है। चाहे आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, जितने भी हैं ये, तो इनका पैसा आपको लार्ज कैप हेवी मिलेगा। अब अगर दूसरी कैटेगरी की बात करूं, मल्टी कैप, तो मल्टी कैप में सेबी की डेफिनेशन होती है कि 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल कैप, 75 ये हो गया, और 25% वो कहीं भी डाल सकता है लार्ज मिड स्मॉल में, जहां उसको अच्छा लग रहा है। तो इसमें एक अच्छी बात ये होती है मल्टी कैप में कि भाई स्मॉल कैप में भी पैसा जाएगा फोर्सफुली, ऐसा नहीं कि लार्ज में ही करेगा। तो मल्टी कैप में अच्छा खासा स्मॉल का भी एलोकेशन मिल जाता है, ये थोड़ा बेटर डाइवर्सिफाइड होता है। थर्ड जो लास्ट कैटेगरी है, जिसका नाम मल्टी कैप जैसे सिमिलर साउंड करते हैं, वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक हाइब्रिड फंड है। इसकी डेफिनेशन सभी की ये बोलती है कि एटलीस्ट आपको 3 एसेट क्लास उठाने हैं एंड मिनिमम हर क्लास में, एसेट क्लास में 10% होना पड़ेगा। जनरली ये मल्टी एसेट फंड क्या करते हैं, 65 से 70% इक्विटी उठाते हैं, वो भी ज्यादातर लार्ज कैप होते हैं। कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर 10-15% उठा लेते हैं और थोड़ा डेट या रीट्स भी ले लेते हैं। तो ये तीनों के डिफरेंसेस हैं और इन्वेस्टर्स जब पिक करें तो उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाए। अब अगर मैं हैदर जी के पोर्टफोलियो में देखूं, इन्होंने तीनों कैटेगरी से, जो भी मैंने बोला, फ्लेक्सी, मल्टी एसेट और मल्टी एसेट एलोकेशन से एक एक फंड उठाया है। एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप उठाया, एक आईसीसी का मल्टी एसेट उठाया और निपॉन का मल्टी कैप उठाया। ये राइट। तीनों आप कंटिन्यू करें, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड्स अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन को भी आपको मिल रहा है। एक कोटक का मिड कैप है, वो भी आप कंटिन्यू करें। एक बंधन का स्मॉल कैप है, क्योंकि शुरू के जो फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट या मल्टी कैप, मल्टी एसेट फंड, मल्टी कैप फंड होते हैं, ये लार्ज कैप हैवी होते हैं। तो एक अलग से कोटक का मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप करने से इट इंश्योर्स कि हमारे पास इनफ मिड एंड स्मॉल कैप है। एक इनके पास मोतीलाल का मिड कैप फंड है, मेरे को नहीं लगता 2 मिड कैप फंड की जरूरत है, तो उसको आप बंद कर दीजिए। एंड उसको बंद करके जो पैसा आता है बाकी के जो 5 फंड है उसमें बराबर कर दीजिए। तो थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्कीम्स कम कर रहा हूँ, मिड कैप में 2 फंड है उसकी जगह एक कर रहा ओके, सो मिड कैप में एक ही स्कीम, शुरुआत में मुकेश जी ने कहा था मिड कैप और स्मॉल कैप एक एक होना चाहिए, तो उससे ही स्टिक करेंगे। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। सर ने जो है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट का एक डिफरेंस भी समझाया है, तो उस हिसाब से आपको चिंता करने की हैदर कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन अर्पित जी का है व्हाट्सएप से, और अर्पित जी का पोर्टफोलियो मैंने आपसे पहले नहीं शेयर किया, अभी अभी ये क्वेश्चन व्हाट्सएप से पिक कर रही हूँ। सो अर्पित 16,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ, तो निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप जारी है, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 4,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 3,500, बंधन के स्टर्लिंग वैल्यू फंड में 2,500 और 2,500 ये एनपीएस में भी डाल रहे हैं। 15 इयर्स का टाइम होराइजन है। तो स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है और बंधन का एक स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, प्लस एनपीएस में भी निवेश जा रहा है इनका 2,500 का। 15 इयर्स के टाइम होराइजन से ये पोर्टफोलियो आपको कैसा दिख रहा है? प्रियंका, अगर इनके फंड की पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने अच्छा स्ट्रक्चरिंग करी है, क्योंकि इन्होंने मिड कैप भी उठाया है, स्मॉल कैप भी उठाया है, फ्लेक्सी कैप भी उठाया है एंड एक इन्होंने वैल्यू स्ट्रैटेजी फंड भी उठाया है। अनफॉर्चुनेटली जो बंधन का वैल्यू फंड है वो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लास्ट 3 साल से इतनी परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बंधन के स्टर्लिंग वैल्यू को आप बंद कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए, मतलब मेरे को नहीं लगता रिक्वायरमेंट, और इसकी जगह डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप कर लीजिए। मल्टी एसेट एलोकेशन से आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऐसे मिल जाएगा, थोड़ा गोल्ड सिल्वर आ जाएगा। दूसरा उसमें थोड़ा डेट भी होता है, तो जब मार्केट वोलेटाइल होती है, रेंज बाउंड होती है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। जैसे लास्ट 2 इयर्स से इक्विटी फंड ने रिटर्न नहीं दिया, बट मल्टी एसेट ने अच्छा दिया, क्योंकि रेंज बाउंड होता है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहता है, मार्केट डाउन होती है तो खरीदता रहता है। बाकी जो अर्पित जी का पोर्टफोलियो है वो परफेक्ट है, मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगला पोर्टफोलियो वेद का लेकर आ रहे हैं वेद प्रकाश सिंह,
उम्र है 34 और लॉन्ग टर्म का हराइजन है, 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अब लोग जो हैं ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जहाँ वो बहुत क्लियर हैं कि मैं लंबे समय के लिए करूँगा। पर फंड सही सेलेक्ट करेंगे नहीं, ये हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। तो 10 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 15,000 की सिप कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा 20 ईयर्स का जो लक्ष्य रखा है ना मुकेश, उसमें ये 5 करोड़ जमा करना चाहते हैं, ठीक है। तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 1500 की सिप, आईसीसीआई का लार्ज कैप फंड 1000 की सिप, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 1500, कोटक का मिड कैप 2000 की सिप यहाँ, क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 1500, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 1500, एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में 1500, मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस इंडेक्स फंड में 1000 की सिप, और मोतीलाल ओसवाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में भी 1500 की सिप ये कर रहे हैं। क्या इनके पोर्टफोलियो को कुछ ओवरहॉल और करेक्शन की ज़रूरत है? मैं तो तीन स्मॉल कैप देख के मुझे लग रहा है कि बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लेकिन जब भी हम ये बोलते हैं ना तो इन्वेस्टर की ये दलील रहती है कि भाई मैं 20 ईयर्स के लिए कर रहा हूँ, मैं वॉलेटिलिटी झेल सकता हूँ। तो ऐसे में क्या क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, ये 3 जस्टिफाइड है इनके पोर्टफोलियो में अगर ये 20 साल का पोर्टफोलियो है तो? देखिए प्रियंका, अगर हम वेद प्रकाश जी का पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़ी सी पहले इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं और फिर हम स्कीम्स में आएंगे, पोर्टफोलियो में आएंगे। मेरे को लगता है काफी स्कोप है इसमें काम करने का। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो वेद प्रकाश जी ने बताया ये सिप कर रहे हैं 15,000 की और इनका गोल है 5 करोड़ का। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये 20 साल तक ऐसे ही करते रहे और मैं मान के चल दूं कि 14% का रिटर्न पोस्ट टैक्स पोर्टफोलियो से अगले 20 साल में निकल आएगा, तो ये पोर्टफोलियो जो है लगभग 1,75,00,000 का बनेगा। तो शॉर्टफॉल रह जाएगा लगभग 3.25 करोड़ का। पर सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन ये है कि इंडिया ग्रोइंग है, इनकी इनकम भी बढ़ेगी इन्फ्लेशन के हिसाब से, एंड ग्रोथ अच्छी रही तो बढ़िया है। इनके लिए रिकमेंडेशन ये होगा कि ये स्टेप अप करें अपनी सिप को। हर साल ये 15% से अपना सिप का अमाउंट बढ़ाए। जैसे इस साल अगर ये 15,000 कर रहे हैं तो अगले साल 15,000 प्लस 15% से उसको बढ़ा दें, 2,250 की और उसमें कर दें, है ना। तो 17,250 की आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, और हर साल बढ़ाते रहिए तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, तो गोल के हम पास आ जाएंगे। तो अगर आप 15% के हिसाब से स्टेप अप करेंगे हर साल, तो आपका जो कॉर्पस है 20 साल में लगभग 5,10,00,000 का बन जाता है। तो गोल डेफिनेटली अचीवेबल है, बट थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अर्निंग्स की बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है आप स्टेप अप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको अपना गोल रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़े से एडजस्टमेंट की जरूरत है। जरूरी नहीं आज आपने स्टार्ट किया है तो इमीडिएटली चलें। आप चलते जाइए इस जर्नी में, कभी विंडफॉल आएगा तो इन्वेस्ट कर दीजिएगा। मेरे को लगता है गोल होने से वो डेफिनेटली अचीव हो जाते हैं। गोल पे फोकस करते रहिए तो गोल डेफिनेटली अचीवेबल है। अब इनके पास अगर हम पोर्टफोलियो में देखें, प्रियंका आपने बिल्कुल सही बोला, 10-10 इनके पास स्कीम्स हैं, 10 स्कीम्स हैं, उसमें से 3 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं, काफी एग्रेसिव है। इसके अलावा एक इन्होंने डिफेंस भी उठा रखा है एंड गोल्ड एंड सिल्वर भी उठा रखा है। तो मेरे को लगता है स्ट्रक्चरिंग की काफी जरूरत है इसमें, एंड स्कीम्स हम कम कर सकते हैं। तो प्लान मैंने बनाया, 4 स्कीम्स मैं इनके लिए बंद कर रहा हूं। इनके पास 3 स्मॉल कैप है, कॉन्ट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप है। तो हम निपॉन स्मॉल कैप को कंटिन्यू करेंगे, एक्सिस स्मॉल कैप और कॉन्ट स्मॉल कैप को बंद कर देंगे। एक इनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीसी लार्ज कैप फंड है, इनको भी हम बंद कर देंगे। तो 4 फंड हम बंद कर रहे हैं, कॉन्ट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीसी लार्ज कैप। जो बाकी फंड्स हैं इसमें से मैं 4 फंड को कोर लूंगा। कोर फंड में ये लूंगा कि एक तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कोटक मिड कैप और एक निपॉन स्मॉल कैप है। एंड जो एक इनके पास नवी निफ्टी 50 है, मेरे को लगता है काफी नैरो इंडेक्स है, सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज आती हैं। तो इसकी जगह मैं इनको जो करना चाहूंगा, एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स रिकमेंड करना चाहूंगा। बीएससी 500 में आपकी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ जाते हैं। तो नवी निफ्टी 50 की जगह एचडीएफसी बीएससी 500 और पराग परीक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप,
में 20-20-20% आप डालें तो 80% आपका कोर पोर्टफोलियो बन जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एचडीएफसी बीएससी 500 में 20%, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20%, कोटक मिड कैप में 20% एंड निप्पॉन के स्मॉल कैप में 20%। तो ये 80% आपका कोर हो गया। अब सैटेलाइट के लिए थोड़े से एग्रेसिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप डिफेंस फंड कर सकते हैं। डिफेंस महंगा है बट ग्रेजुअली आप बिल्ड करें, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में डिफेंस अच्छा करेगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, इंडिया का एक्सपोज भी बढ़ रहा है। मतलब अच्छा तो ये होता है डिफेंस सस्ता होता है, बट डिफेंस सस्ता हो नहीं रहा, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्ड कर सकते हैं। 10% आप डिपेंड में कर सकते हैं और 10% आप मोतीलाल ओसवाल के गोल्ड एंड सिल्वर में कर सकते हैं। तो 6 फंड आप कंटिन्यू करेंगे, 4 आपके कोर हैं जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, एंड बाकी जो है 20% आप डिपेंड्स और गोल्ड एंड सिल्वर में करेंगे। ओके, सो मैं कहूँगी कि आपने वेद प्रकाश जी के बड़े बिखरे हुए पोर्टफोलियो को जो है थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, कम किए हैं कुछ स्कीम्स, ठीक है। कोर और सैटेलाइट में क्या रखना है बताया है, पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मुकेश जी ने एकदम शुरुआत में कही, प्लीज़ उसको वेद जी ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि ये केवल 15,000 सिप करते रहेंगे ना तो वो 5 करोड़ जो आप अचीव करना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल लग रहा है। स्टेप अप अग्रेसिवली 15% का हर साल करना होगा, वरना आप जो है कुछ 1.25 करोड़ में ही जो है पारी सिमट जाएगी, पर आपको 5 करोड़ बनाने हैं। तो स्टेप अप ज़रूरी है। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा, बहुत ऑल ओवर द प्लेस है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है। बेस्ट ऑफ लक। एक क्वेश्चन अब मैं पिक कर रही हूँ जिनका नाम मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं यूनाइटेड किंगडम से आपका शो देख रहा हूँ और वहाँ से सिप करता हूँ, अपने फादर के अकाउंट से सिप कर रहा हूँ। आफ्टर बर्नर एसिस, ये इनके यूट्यूब हैंडल का नाम है। तो इन्होंने बताया कि अपने फादर के अकाउंट से सिप कर रहे हैं और कर रहे हैं वो पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000, वाइटोक कैपिटल के स्कीम का नाम नहीं पता, वाइटोक कैपिटल सिर्फ लिखा है तो 5,000, कौन सा फंड है नहीं पता है। कोटक का मल्टी कैप इसमें 13,000 और एसबीआई का गोल्ड फंड 5,000, बंधन का स्मॉल कैप फंड 3,000। और ये टाइम होराइजन इन्होंने कहा कि 15 ईयर्स, 15 साल का नज़रिया है। तो फ्लेक्सी कैप है, वाइटोक कैपिटल का कौन सा फंड है अगर आप जल्दी से लिख दें तो हमें पता चल जाएगा। कोटक का मल्टी कैप है, एसबीआई का गोल्ड फंड है और बंधन का स्मॉल कैप फंड है। 15 ईयर्स के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए प्रियंका, अगर इनकम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में दो बातें, एक है स्कीम सिलेक्शन एंड दूसरा आप एलोकेशन क्या करते हैं। इन्होंने व्हाइट ओक का नाम नहीं बताया, बट व्हाइट ओक की इस समय सारी स्कीम्स अच्छी चल रही हैं। प्रशांत खेमका वहाँ पे सीआईओ में बहुत बढ़िया फंड मैनेजर हैं। तो व्हाइट ओक या तो मिड कैप होगा या फ्लेक्सी कैप होगा, दोनों स्कीम्स अच्छी चल रही हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वो भी इनका अच्छा फंड है। इन्होंने कोटक का मल्टी कैप लिया हुआ है, बंधन का स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है। तो ये सब कुछ अच्छे हैं। मेरे को एक तो लगता है कि स्कीम के एलोकेशन डिस्टर्ब्ड है। जैसे 31,000 में से 13,000 कोटक मल्टी कैप में है, जो कि लगभग 40% ऑफ द पोर्टफोलियो आप एक स्कीम में कर रहे हो। मल्टी कैप मुकेश का थीम सर, बहुत मिड अच्छा होता है। कैप है, वाइटोक का मिड कैप है, जस्ट फॉर व्हाइट योर ओक का मिड कैप है। जी। श्योर। तो कोटक मल्टी कैप में ये लगभग 40% कर रहे हैं। एंड मल्टी कैप एज अ कैटेगरी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें लार्ज मिड स्मॉल आ जाता है। बट कई बार क्या होता है, जो कोटक है या कोई भी फंड मैनेजर होता है वो साइकिल से जाता है। अंडर परफॉर्मेंस अगर आएगी कोटक में तो ज्यादातर आपका पोर्टफोलियो भी डाउन हो जाएगा। तो मेरे को लगता है एक पर्टिकुलर फंड में 40% बहुत ज्यादा होता है, 20% से ज्यादा अवॉइड करें। एंड फिर आपने बंधन का स्मॉल कैप लिया है, तो स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन बड़ा कम, 3,000 रुपए बड़ा कम हो जाता है। तो मेरे को लगता है एक तो जो गोल्ड है, गोल्ड में आप 10% करें। इस समय आप 31,000 में से 5,000 कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है इस समय गोल्ड थोड़ा सा आपने ज्यादा लिया हुआ है। नॉर्मली हम रिकमेंड जो क्लाइंट्स को कर रहे हैं वो कमोडिटीज में 10% कर रहे हैं फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन। बाकी जो आपके फंड है, स्मॉल कैप बंधन स्मॉल कैप या कोटक का मल्टी कैप फंड और व्हाइट ओक का मिड कैप फंड एंड पराग पारिक, इसमें आप चारों में बराबर 90% डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपको मल्टी कैप, सॉरी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बराबर का एलोकेशन मिले। तो स्कीम्स बहुत अच्छी सेलेक्ट की हैं आपने। स्कीम्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कई बार इन्वेस्टर स्कीम्स में ज्यादा फोकस करता है बट एलोकेशन का ध्यान नहीं रखता। बट एलोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रियंका, क्योंकि एलोकेशन हम ठीक नहीं करेंगे, स्कीम अच्छी भी है, अगर वो अच्छी परफॉर्म करेगी भी बट कम दिया हमने एलोकेशन, तो फिर बहुत ज्यादा ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा।
अब अगला क्वेश्चन अनुपम जी का लेते हैं। सो अनुपम जी जो है वाराणसी से, उन्होंने सवाल अपना भेजा है। इनकी एज है 28, फार्मेसी की शॉप चलाते हैं और अप्रैल 2024 से इन्होंने 2 सिप शुरू की है। SBI स्मॉल कैप फंड, जहां पर ये 1000 रुपये की सिप कर रहे हैं। SBI के मिड कैप फंड में भी 1000 की सिप कर रहे हैं। और जून में एक SIP ऐड किया है, वो है निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो 3000 की सिप चल रही है। क्या कोई और फंड इन्हें ऐड करना चाहिए या सही कॉम्बिनेशन है? SBI के 2 फंड, एक स्मॉल कैप एक मिड कैप, और निपॉन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। प्रियंका, मेरे को लगता है कि अनुपम जी को थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। एक तो इन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप फंड लिया, सेम फंड हाउस का लिया है, और मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करूंगा कि सेम फंड हाउस की स्कीम्स को अवॉइड करें, क्योंकि जब फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो वो सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती है। अनफॉर्चुनेटली इस समय SBI का स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं दोनों स्कीम्स में सिप रोकना चाहूंगा। मैं SBI स्मॉल कैप की जगह जो इन्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, कोटक का मल्टी कैप फंड कर लीजिए, एंड SBI मिड कैप की जगह आप ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड कर लीजिए, और निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन को आप कवर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो SBI स्मॉल और SBI मिड की जगह मैंने आपको कोटक मल्टी कैप और ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ओके, एक क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पर शालोम का है उनका ले लेते हैं। और वो यंग इन्वेस्टर हैं, ही इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड और अगले 28 ईयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 7000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप में 1400, इन्वेस्को इंडिया के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1400, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1400, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 1400, निपॉन इंडिया के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1400, और 10 to 15% से स्टेप अप भी करेंगे। वाह, कॉम्बिनेशन है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड। क्या कहेंगे शालम को? इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड ना, 28 साल में तक ये निवेश करेंगे और हर साल इंक्रीज करेंगे बाय 10 to 15%। सो प्रियंका, इनका पोर्टफोलियो सोलम जी का बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्होंने पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग बढ़िया की है, स्कीम्स सही सेलेक्ट की है, अमाउंट का एलोकेशन भी राइट किया है, मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप सब कुछ बढ़िया लिया है। मेरे को नहीं लगता इन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत है। एंड ये स्टेप अप की भी बात कर रहे हैं, इन्होंने मल्टी एसेट एलोकेशन भी फंड लिया, तो मेरे को लगता है इनका पोर्टफोलियो परफेक्ट है, इनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ग्रेट पोर्टफोलियो। ठीक है, इस पॉजिटिव नोट पे एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ आज की बातचीत को वाइंड अप करते हैं। मुकेश जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, और हमने कोशिश की बहुत सारे पोर्टफोलियोज को एड्रेस करने की और कुछ मिस भी ना हो, इसीलिए तसल्ली से आपको सारे जवाब दे रहे थे मुकेश। थैंक यू सो मच मुकेश। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो आज मुकेश जिंदल सर हमारे साथ थे, आपके पोर्टफोलियोज के इवैल्यूएट कर रहे थे। इसी तरह मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 के बीच में एक गेस्ट आते हैं जो आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करते हैं, बताते हैं क्या कुछ उसमें चल रहा है, सही है क्या गलत है। और देखिए, अभी एक पोर्टफोलियो जो हमने पिक किया बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो था, तो कंग्रेचुलेशन, आप बड़े अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज भी अब बना रहे हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी अगली स्लाइड में। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। हमारी ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी जब शो देखते हैं तो लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू आज हमारे शो में जुड़ने के लिए। कल होती है मुलाकात। बाय बाय।